नमस्कार, हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। दोस्तों, समय हो चला है साहित्यिक रूबरू का। और आज इस कड़ी में हम गुजरात से हमसे जुड़ने वाली हैं। जी हाँ, हम उनके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम विश्व हिंदी परिषद के सौजन्य से चलता है, जो प्रतिदिन 8 बजे आता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर विनय भारद्वाज हैं, जो लगातार देश विदेश के साहित्यकार, रचनाकार, कवि, लेखक को जोड़ते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर नीरजा गुप्ता। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, हाँ दोस्तों, धन्यवाद। जी हाँ, मैम आप डायरेक्टर हैं डायस्पोरा एंड माइग्रेशन स्टडीज सेंटर गुजरात के, गुजरात यूनिवर्सिटी के। और निश्चित तौर पर आपका लंबा अनुभव है, तो हम उस लंबे अनुभव का भी यहाँ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम ये मैम से जानेंगे कि आखिर यह यात्रा कैसी है, कैसे आप पूरे क्षेत्र को ये संभालती हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम विश्व हिंदी परिषद के सौजन्य से प्रतिदिन 8 बजे आता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर विनय भारद्वाज हैं, जिसमें देश विदेश के साहित्यकार, रचनाकार, लेखक, कवि जुड़ते हैं और अपनी साहित्यिक यात्रा और जो भी यात्रा है उसके बारे में बताते हैं। तो आज डॉक्टर नीरजा गुप्ता हैं, अपनी यात्रा के बारे में सबसे पहले शेयर करेंगे। जी मैम। जी, नमस्ते आदरणीय मानवेंद्र जी, आदरणीय विनय कुमार जी। धन्यवाद करती हूँ मुझे इस बिंदु से जोड़ने के लिए। बेसिकली हायर एजुकेशन सिस्टम में काम करती हूँ, विश्वविद्यालयों में काम किया हुआ है, देश में, विदेशों में, और धीरे धीरे यहाँ तक पहुंची हूँ कि जो भारतीय हमारी जो परंपराएं हैं, ज्ञान परंपराएं हैं या शास्त्र परंपराएं हैं, ये अद्भुत है। और इसी के जरिए चलते चलते भारतीय विद्या भवन से जुड़ी, वहाँ के पीजी कॉलेज की, अहमदाबाद की इस समय प्राचार्य भी हूँ, और उसके साथ गुजरात विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी स्टडीज, ये एक काफी बड़ी योजना है। भारत शोध संस्थान बहुत बड़ा एक संस्थान भी है। यहाँ हम, जिसे हम पहले कहते थे ब्रेकिंग भारत, तो इसको हम कहते हैं फिर से ढूंढने के लिए कनेक्टिंग भारत। तो इस अभियान में जुड़ी हुई हूँ। साथ ही डायस्पोरा एक ऐसा विषय है जो जीवंत विज्ञान है, तो उससे रिलेटेड शोध कार्य में भी जो विभाग है उसकी भी मैं डायरेक्टर हूँ। तो बेसिकली जीवंत विज्ञान और प्राचीन विज्ञान दोनों के क्षेत्र में फिलहाल मेरा काम। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी जीवन पर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि भारत में पर्यावरण और भारत का संरक्षण के लिए क्या कुछ आध्यात्मिक संबंध है, इस पर खास तौर से आप प्रकाश डालें। जी मैम। जी, पूरी भारतीय परंपरा ही अपने आप में बहुत वैज्ञानिक है। हम जो भी करते हैं सुबह से उठकर रात तक नित्य प्रतिदिन कार्य प्रणाली, उसके पीछे यदि हम खोजने जाएं तो विज्ञान के अनेकों फॉर्मूला हमें मिल जाएंगे। लेकिन भारतीय ऋषि मुनि इतने ज्यादा, जिसे हम कहें बहुत बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। उन्हें पता था कि हम समाज को अगर विज्ञान सिखाने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, बीच में ये कड़ी टूट भी सकती है। इसलिए हमारी जीवन शैली में विज्ञान को इस तरह जोड़ दिया कि हम जो भी करते हैं वो पर्यावरण लक्षी बन जाता है। चाहे हम हाथ जोड़कर नमस्कार करें, या हम जो भी भोजन लें, या जिस भी तरह से अपने त्योहार मनाएं, पूरी तरह से एक भारतीय प्रणाली आध्यात्मिक रूप से ही वैज्ञानिक है। और वो अध्यात्म हमें सीधे सीधे पर्यावरण की तरफ ले जाता है। एक मैं छोटे से शोध कर रही थी बहुत सारे भाषाओं में, लगभग 9 भाषाएं मैं खुद जानती हूँ। अब उनमें मैंने ढूंढा कि जो भी हमारे 5 तत्व हैं वो प्रकृति के हैं। जी। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, सभी प्रकृति है। सभी भाषाओं में इसके लिए एक ही शब्द है। जैसे मनुष्य की प्रकृति और बाह्य प्रकृति, तो हम उसे प्रकृति ही कहते हैं। इंग्लिश में नेचर कहते हैं, आउटर नेचर और ह्यूमन नेचर। उर्दू में कुदरत कहते हैं, आदमी की कुदरत और बाहर की कुदरत। हर भाषा में यानी जो हम जोड़ रहे हैं, जिससे शरीर बना है, मन बना, आत्मा बनी, बुद्धि बनी, चिंतन बना, वो एक ही शब्द है।
तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम किस तरह प्रकृति से प्राकृतिक रूप से ऐसे जुड़े हैं कि जो हमारा अध्यात्म का विश्व तय कर देता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि पर्यावरण हमारी भारतीय परंपराओं में एक वैज्ञानिक भाव नहीं बल्कि आध्यात्मिक भाव लेकर ज्यादा जुड़ा है। जी हाँ, आध्यात्मिक भाव लेकर जुड़ा है और इसी कारण से निश्चित तौर पर अभी भी जुड़ा हुआ है और लगातार जब भी हम संरक्षण के लिए निकलते हैं तो उसमें भारतीय परंपरा होती है। तो मैम, आप भारतीय परंपरा में जो संरक्षण को आप कैसे देखती हैं, पर्यावरण संरक्षण को, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों से आप रूबरू जी। देखिए, संरक्षण कई बार हमें स्वयं करना पड़ता है, कुछ ऐसी योजनाएं बनानी होती हैं और कुछ संरक्षण की ऐसी प्राविधियां हैं जो शायद हमारे जीवन से ऐसे जुड़ गई हैं कि स्वतः ही संरक्षण होता जाता है। तो जिस तरह से हम अपने जीव जगत को लेते हैं, वनस्पति जगत को लेते हैं, वो इस तरह से जुड़ा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे उनका संरक्षण ही संभव है। उदाहरणार्थ पेड़ों को लेते हैं, पेड़ पौधों को हम पुत्र के समान रखते हैं। भारतीय परंपरा में जो संरक्षण है वो किस तरह जोड़ दिया गया, ये अद्भुत है। हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी कोई जल तत्व है, कोई झरना है, नदी है, कुआं है, नहर है, तालाब है, हम लोग उसमें सिक्के फेंकते हैं। ये जो सिक्के फेंकने वाली बात है, आजकल के युवा थोड़े इन चीजों को कर्मकांड से जोड़ते हैं, लेकिन जब हम इसको डिकोड करते हैं तो देखते हैं कि ये एक निर्देश है कि यदि हमने इतना जल प्रयोग किया तो हमें उस जल को साफ ही करना है। और किसी आश्रम में, किसी गुरुकुल में, कहीं जंगलों में, जिन्हें हम ऋषि कहते थे, ये ऋषि नहीं, ये साइंटिस्ट ही थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शोध कर रहे हैं। उन शोधों से उन्होंने पता लगाया कि देखिए, ये पेड़ कटना नहीं चाहिए, इस पेड़ से बहुत ऑक्सीजन निकलती है। गीता में कृष्ण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो वो कौन सा पीपल का तत्व है जो कृष्ण कहते हैं? यानी कहीं कोई जूलॉजिकल टेस्टिंग हुई है चीजों की। जैव विज्ञान ने बोला है कि वृक्ष में पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा आवश्यक है इस धरती के लिए। तो हमें पीपल को नहीं काटना चाहिए। जो वैज्ञानिक तत्व है पीछे वो बड़े गूढ़ है। तो संरक्षण हम एक तो परंपराओं से कर रहे हैं माननीय जी। जब हम जल में सिक्के फेंकते हैं, आजकल के सिक्के फेंकते हैं तो कोई अर्थ नहीं बनता, लेकिन जो सिक्के बनते थे वो सोना, चांदी, तांबा, और इन पे बड़ी शोध हुई है कि इन सब में वाटर क्लीनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनको आप जल में डालिए तो इनसे जल साफ होता है। आज भी लोग तांबे के पात्र में पानी पीते हैं, तांबे के ग्लास में पानी पीते हैं, मिट्टी में पानी पीते हैं, जो सिस्टम को डिटॉक्सिनेट करता है। तो ये एक तरीका है संरक्षण का जो हम अपनी परंपराओं और अपने व्यवहार से करते हैं। दूसरी जो एक परंपरा है वो हमारी अध्यात्म को व्यवहारिक विश्व से जोड़ने की है। यानी हर चीज, हम बड़ी इंडस्ट्री भी लगाएं, कोई बड़ा कारखाना करें, बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिनके थ्रू ये प्रोजेक्ट्स पास होते हैं। हमने देखा भूटान में तो एक हैप्पीनेस मिनिस्ट्री ही है कि यदि हम ये काम करेंगे तो उससे आनंद का कितना क्वांटम बढ़ेगा। हमारा जो पूरा अस्तित्व है वो 3 तत्वों पर है, सत्य, चित्त और आनंद। जो बीच में है वो चित्त है। एक तरफ सत्य है और एक तरफ आनंद है। जैसे ही चित्त गड़बड़ाता है, हमारा सत्य और आनंद भी ऊपर नीचे होने लगता है। तो चित्त हमारी बैलेंसिंग पावर है, और चित्त हृदय नहीं है, चित्त मस्तिष्क है, चित्त विचारशील है। तो ये एक ऐसी परंपरा है जो हम स्वतः ही अपने आप को संरक्षण से जोड़ लेते हैं, प्रकृति के संरक्षण से। जब तक प्रकृति संरक्षित रहेगी तभी तक जीवन बचा रहेगा, ये तो स्वाभाविक है। जी हाँ, बिल्कुल आपने बताया है और जिस प्रकार से आपने वर्णन किया निश्चित तौर पर। लेकिन क्या मैम कि सांस्कृतिक विधियों के द्वारा पर्यावरण को संरक्षण किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है?
ये हमारे जी मैम। बहुत वृहत प्रश्न है ये, क्योंकि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें हमारे त्योहार आते हैं, भोजन परंपराएं आती हैं, हमारा पहनना, भाषा सब आता है। तो मैं शुरू करूंगी भाषा से। हमारा एक गर्म देश है, भारत में रहते हैं, यहाँ गर्म जलवायु ज्यादा दिनों तक रहती है। तो हमारी भाषा ही ये दिखाती है कि हम भावों से ओतप्रोत रहते हैं। कभी हम पश्चिम की तरफ जाएं तो वो लोग कहते हैं हम आपका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, वार्म वेलकम देते हैं। हम कहते हैं हार्दिक स्वागत करते हैं। मतलब हमारा हृदय ऑलरेडी इतनी ज्यादा ऊष्मा से भरा होता है कि हमें गर्मजोशी की आवश्यकता नहीं होती। ये भाषा क्या व्यक्त कर रही है? भाषा उस जलवायु को, उस परंपरा को व्यक्त कर रही है जिसमें हम पहले से ही उस पर्यावरण से बंधे हैं और वो पर्यावरण हमारे आचार विचार से झलकता है। जी। अक्सर मैं पूछती हूँ युवा पीढ़ी से कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, तो बहुत सारे उत्तर आते हैं, माता की पूजा करते हैं। कभी कभी बोलते हैं बच्चे, कुछ वैज्ञानिक तत्व तक जाते हैं कि मौसम बदल रहा है तो 2 बार व्रत करने से हमारा शरीर डिटॉक्सिनेट हो जाता है वगैरह। बात सही है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 2 फसलें हैं, रबी और खरीफ। एक फसल मार्च में पक के तैयार होती है, एक अक्टूबर में पककर तैयार होती है। नवरात्रि का भी समय यही है। तो एक किसान को कैसे पता चले कि वो इस बार क्या बोएगा, उसका बोया हुआ अन्न कितना बनेगा, उसमें से कितनी फसल उगेगी? क्या कोई ज्योतिष इसकी भविष्यवाणी कर सकता है? किसान कर सकता है। जब हम नवरात्रि में अपने यहाँ मिट्टी के घड़े की स्थापना करते हैं, उसमें हम मिट्टी डालते हैं, जल डालते हैं और नया बीज डालते हैं और उसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं घड़े में। ऊपर हम उसके दिया रखते हैं, अखंड ज्योत 9 दिन तक। हम क्या कर रहे हैं? हम धरती के अंदर का वो वातावरण बाहर पैदा कर रहे हैं जो बीज बोने के बाद उस बीज को किसान को मिलेगा। 9 दिन में वो बीज कितना बड़ा होता है, जिसे हम नौरता कहते हैं, वो नौरता कितना 9 रातों में उस बीज की कितनी ग्रोथ हुई, कितना बड़ा हुआ। और फिर 10वें दिन हम ये सारे कलश मंदिर में रख के आते हैं। तो हमारे जो मंदिर है, जो धार्मिक स्थल है, वो हमारे बहुत बड़े डाटा कलेक्शन सेंटर्स हैं। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग गांव से आए हुए कलश इकट्ठे होते हैं और उन कलशों को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि इस बार किस क्षेत्र की मिट्टी में कितनी उर्वरक शक्ति है। तो ये एक सॉइल टेस्टिंग सिस्टम है नवरात्रि हमारे लिए। एक कृषि प्रधान देश में एक किसान अगर जिंदा नहीं रहेगा, उसकी फसल जिंदा नहीं रहेगी, तो वो देश ही नहीं चलेगा। तो हमारे जितने भी त्योहार हैं, हम जितना डिकोड करेंगे वो हमें अल्टीमेटली तो साइंसेस की तरफ ले जाएगा। वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक सिस्टम है हमारे यहाँ। सिर्फ नवरात्रि नहीं, नवरात्रि तो खैर बहुत बड़ा सॉइल टेस्टिंग सिस्टम है। हर महीने आने वाली पूर्णमासी भी हम देखते हैं कि चंद्रमा पूरे धरती के पानी को अपनी तरफ खींचता है और उससे ज्वार भाटा आता है। जितना प्रतिशत धरती पे पानी का है, शरीर में भी उतना ही प्रतिशत पानी है, यानी तरल है, तरलता है। जिस हिसाब से चंद्रमा धरती के पानी को खींचता है, उतने ही लेवल को, उतने ही स्तर को चंद्रमा मनुष्य के शरीर को भी खींचता है। इसलिए हम उस दिन निर्जल उपवास रखते हैं। उस दिन हमें जल की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जल का स्तर ऊंचा है। अगर हम उस दिन ज्यादा पानी लेंगे तो सिर दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, यानी जल से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो इस विज्ञान में पहले ही, जो गुरुत्वाकर्षण का विज्ञान है, उसने पहले ही हमें सचेत कर दिया है कि किस किस दिन हमें क्या आहार लेना है,
क्या आहार नहीं लेना है, क्या वर्जित है, किस तरह से हम अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं जिससे शरीर, प्रकृति और पर्यावरण इसमें एक संयोजन रहे। तो त्योहार हमारे बहुत बड़े संकेत हैं जिनसे हमें पर्यावरण से जुड़ने का और उनको एक कहते हैं एक्शन रिएक्शन, यानी हम कितना उसको प्रतिभाव दे सकें वो त्योहारों के साथ हम जोड़ सकते हैं। फिर हाँ तीसरी बात आती है हमारी वेशभूषा। जो भारतीय वेशभूषा है, आपने देखा होगा वो बहुत ढीली है, यानी हम लहंगा पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं पुरुष, पजामा पहनते हैं, ये बहुत ढीले कपड़े हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म बाहर का तापमान है जी कि हमारे जो कपड़े हैं, उनको ब्रीथ करना चाहिए, उनको साँस लेने की मोहलत मिलनी चाहिए। जब वो साँस लेंगे, तो ही हमारे शरीर का जो एक स्वेद ग्रंथि है, जो परफोरेशन है, वो ठीक रहेगा और उसी से हम काम कर सकते हैं। वरना हम या तो स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ होंगी, या हम बेहोश ज़्यादा होंगे, या हमारे अंदर तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हाई बीपी ज़्यादा होगा। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो वेशभूषा में स्वतः जोड़ दी गई हैं। जी इसी तरह आपने देखा रण जो है राजस्थान का भाग है, थोड़ा बहुत गुजरात का भाग है, यहाँ लोग शीशे बहुत लगाते हैं कपड़ों में। जी तो अब आजकल तो ठीक है सबके पास जीपीएस भी है, मोबाइल टावर्स हैं, जी जी फ़ोन्स हैं। पहले ऐसा होता था कि आप लंबी-लंबी यात्राओं में जा रहे हैं और कहीं मानिए खो गए हैं रण में, रणभूमि में, तो कैसे ढूँढेंगे? तो ये जो शीशे हैं ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई कहीं जा रहा है या कोई कहीं है क्या, कोई जीवन है क्या वहाँ? तो ये सब बड़े साइंटिफिक हमारे तरह की बातें हैं जो हमारे खाने-पीने में, हमारे व्यवहार में, हमारे त्योहारों में, हमारी बोली में हर जगह झलकती हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भारतीय परंपराओं जैसा वैज्ञानिक और कुछ नहीं है विश्व भर में। हम कितना भी टेस्ट कर लें, वैज्ञानिक रूप से हमारी टेस्टिंग में हम खरे ही उतरेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, लगातार आपने जिस प्रकार से चर्चा की आप कि सांस्कृतिक विधियों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण संभव है। जी हाँ, आपने भाषा, त्योहार, वेशभूषा सबको लिया और सब में आपने बता दिया और तार्किक रूप से बताया। जी हाँ, देखिए, और इस बीच काफ़ी दर्शक जुड़ चुके हैं, एक धीरू से जुड़े हैं नोएडा से। ये लिख रहे हैं कि इट मीन्स पॉलिस्टर चीट्स विथ आवर सोसाइटी। चलिए हम इस पे जवाब ले लेते हैं हम इनसे। जी हाँ, ये जानना चाह रहे हैं कि खास तौर से आप आपके स्क्रीन पर भी ये देखिए प्रश्न है, आप देख सकती हैं। जी हाँ, तो आप इसके जवाब दे दीजिए। शीत ऋतु में यदि हम पहनेंगे तो हमें गर्मी मिलती है उससे, क्योंकि जी उस समय हमारा बहुत सारी जो गर्मी है शरीर की वो बाहर नहीं जाके शरीर को आवश्यकता है गर्म रखने की, तो तब हम पहन सकते हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में यदि पॉलिस्टर पहने भी तो कॉटन मिक्स्ड पॉलिस्टर पहनना चाहिए। प्योर पॉलिस्टर यदि हम पहनेंगे तो वही समस्या होंगी कि शरीर का जो परफोरेशन है वो रुक जाएगा, और जैसे ही वो रुकता है तो घुटन होती है या बेहोशी हो सकती है, हमें कई तरह के स्वास्थ्य की हानि का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, तो आपको जवाब मिल गया होगा। और हम आपको बता देंगे, कोई भी दोस्त अगर अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, तो किसी भी प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तान हॉटलाइन को आप दे सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप अगर मिस्ड कॉल करेंगे तो आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। अगर आप मेल भी कर सकते हैं, मेल करना चाहते हैं तो hhndesk@gmail.com पर। लेकिन अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, आप सीधे प्रश्न पूछिए, प्रश्नों का जवाब डॉक्टर नीरजा गुप्ता आपको देंगे। जी मैम, जिस प्रकार से आपने बताया और भारतीय संस्कृति को पूरे पर्यावरण से जोड़ा है, ये अद्भुत है। आपने भाषा, त्योहार, वेशभूषा वेशभूषा के बारे में तो खैर सोच भी नहीं सकते, और भाषा के बारे में आपने भाषा में जो आपने निकाल दिया कि किस प्रकार से आप बात वेलकम करते हैं और यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। तो निश्चित तौर पर हम एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न है ये इस बार कि भारतीय पर्यावरण के मुख्य प्रतीक मात्र भारतीय है, भारतीय पर्यावरण का जो मुख्य प्रतीक है मात्र भारतीय या वैश्विक मान्यता है?
वैश्विक स्तर पर भी इसे मान्यता दी जाती है या नहीं, ये जानना चाहते हैं। जी, नहीं, भारतीय जो प्रतीक हैं पर्यावरण के, बिल्कुल वैश्विक रूप से मान्य है। सबसे बड़ी मान्यता तो इस समय हमने कोरोना में ही देखी कि कैसे लोगों ने नमस्ते को अपनाया है, और नमस्ते के पीछे इतना बड़ा विज्ञान है हमारे यहाँ कि जब हम हाथ को जोड़ते हैं तो जो हमारे नाखून है उन्हें हम नख कहते हैं। न माने हम और ख माने आकार। ये ट्रांसमीटर्स हैं एक तरह से। इनको हर पूजा विधि में, चाहे भारतीय हो, इस्लामिक हो, क्रिश्चियनिटी हो, जो भी हो, हर एक में हाथ का ही प्रयोग है और हाथों को ऊपर ही उठाया जाता है किसी भी तरह। तो ये बाहर की ऊर्जा को शरीर तक लाने के ट्रांसमीटर्स है, और इन 10 ट्रांसमीटर्स को जब हम जोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां हैं ये पांचों तत्वों का प्रतीक है, इसमें ग्रह भी आ जाते हैं। तो जब ग्रह और तत्व इनको हम जोड़ते हैं तो जो शरीर उस समय जो ऊर्जावान होता है, जिस तरह से डिटॉक्सिनेट होता है, जिस तरह से हम अपने शरीर की ऊर्जाओं को, जिसे हम कहें हार्मनी में ले आते हैं, संयोजन कर लेते हैं। हम लोग कई बार अपने इक्विपमेंट्स को रीसेट करते हैं, और रीसेट करने के बाद बहुत सारे हमारे ट्रबल शूट हो जाते हैं। मैं आज की भाषा ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। वो मानते हैं भारतीय परंपरा बहुत वैज्ञानिक है, लेकिन हम शायद उनकी भाषा में उन तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैं कई बार बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग न करते हुए जो व्यवहारिक भाषा है वो ऐसे संदर्भों में बात करती हूँ जिससे उनको समझ आए कि जो रीसेटिंग है वो रीसेटिंग सिर्फ एक मोबाइल की या किसी एक ऐप की नहीं होती। हमारी बॉडी स्वयं में बहुत बड़ा ऐप है। इस एप्लीकेशन को हम जितनी बार हाथ जोड़ते हैं तो रीसेट करते हैं, ओम बोलते हैं तो रीसेट करते हैं, ईश्वर के प्रति जब हम कहते हैं परिक्रमा करें मंदिर की, ये क्या है, हम किस चीज की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा जो गर्भगृह है उसमें बहुत सारा मेटल डाला जाता है। वो मेटल सारी धातु होती हैं, सोना, चांदी, तांबा, जिस्ता, मैग्नीशियम, पारा, सब होता है, उसका एक अनुपात होता है। और फिर जब हम उसके चारों तरफ घूमते हैं तो जैसे अग्नि के चारों तरफ घूमने से अग्नि की ऊष्मा आती है, ऐसे ही इन धातुओं के चारों तरफ परिक्रमा करने से ये सब डिटॉक्सिन करने के तरीके हैं। बॉडी को रीसेट करना इतना आवश्यक है। और कोरोना काल में हमने देखा कि भारतीय परंपराएं अल्टीमेटली, आप देखिए, अभी मैं पिछले हफ्ते पढ़ रही थी कि यूएसए में टर्मरिक मिल्क को पेटेंट कर दिया गया है, और हम तो बचपन से हल्दी का दूध पीते आ रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा के 2 सूत्र हैं। एक है आनो क्रतो यंतु विश्वता, जो हमारा सूत्र है कि इस विश्व जगत में आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता, जो कुछ अच्छा है सब दिशाओं से मुझे मिल जाए। पर हम कैपिटलिस्ट नहीं है, हमें मिल तो जाए पर हम उसको जिल्द में नंबर डाल के पेटेंट करके कबर्ड में नहीं रख देते हैं, उस अलमारी में सजा नहीं देते, क्योंकि हमारा अगला सूत्र कहता है आ वादानी जनेभ्य, जो कुछ भी मेरे पास है वो सबके लिए है। तो मुझे जो मिलता है मैं सबको ऐसे ही दे देना चाहती हूँ, हमारी संस्कृति देती है। तो भारतीय संस्कृतियों ने इतना ज्यादा दिया है विश्व को, आज विश्व उसको मानता है। चाहे योग है, चाहे प्राणायाम है, चाहे समाधि है, चाहे नमस्ते की परंपरा है, ओम है, खान पान है, हमारे आयुर्वेद को जिस तरह से हम पीछे जाएं तो अल बरूनी ने सबसे पहले आयुर्वेद का चरक सिद्धांत और दूसरी सिद्धांतिकाओं का उन्होंने पर्शिया में अनुवाद किया, पर्शिया से स्पेनिश में अनुवाद हुआ, स्पेन से पूरे यूरोप में पहुंचा तो तहलका मच गया। और तब भारत में आने की होड़ शुरू हुई कि ये देश क्या है जहाँ हर चीज की सर्जरी भी हो रही है। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी, पता नहीं विषयांतर थोड़ा सा होगा,
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा, आप बात करें। जी जी भारतीयता की बात कर रहे हैं। जी जी हम ऐसा सोचते हैं कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, पर हम आज तक समझ नहीं पाए कि जो मेडिकल साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज को विश्व में आज भी संस्कृत के ही शब्द बोलने पड़ते हैं, उनके पास अपने शब्द ही नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं डेंटल, वो डेंटल नहीं है, दंत है, संस्कृत है। आप दंत को डेंटल बोल रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में लिख रहे हैं। मेंटल मन है, हार्ट हार्ट है। विश्व के पास तो थी ही नहीं टर्मिनोलॉजी, उनको यही लेना पड़ा जो चरक ने लिखा, जो सुश्रुत ने लिखा, जो हमारे यहाँ आयुर्वेद ने कहा। पूरा विश्व संस्कृत बोल रहा है, हम उसे इंग्लिश में लिखकर सोचते हैं हम इंग्लिश बोल रहे हैं। तो भारतीय परंपरा में जिस तरह से विश्व ने अपनाया है हमारी हमारे सिद्धांतों को, हमारी टर्मिनोलॉजी को, हमारी जो भी प्रणालियां हैं उनको, हम शायद क्योंकि विश्व से आता है तब हमें थोड़ा अच्छा लगता है, तब हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर खड़े रह जाते हैं कि पता नहीं हमें कितना आता है और कितना नहीं। हम पहले भी गुरु थे, आज भी हैं, आज तक देते आ रहे हैं विश्व को समाधान, और आगे भी देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और कोरोना काल आया तो सबसे ज़्यादा समाधान देने वाले भारत ही आगे रहा है। जी हाँ, और लगा चाहे वो नमस्ते से लेकर हल्दी तक हो, सब कुछ भारत दे रहा है। और आपने तो आज सारे शब्दों के बारे में बता दिया। और सबसे पहले तो आपने पर्यावरण से जुड़ा भाषा, त्योहार और वेशभूषा को, और वो मेडिकल साइंस के जितने आपने शब्द हैं उसके बारे में भी आपने बताया, संस्कृत से लिया गया। और जिस प्रकार से अगर निश्चित तौर पर अगर भाषा वैज्ञानिक ना हो तो ये नहीं बता पाएगा। और यही कारण कि आप 9 भाषाओं के ज्ञानी हैं, इसी कारण से आप लगातार इस पर शोध भी की होंगी और बता भी रही हैं। मैम, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आधुनिक पीढ़ी है, किस तरह पर्यावरण संरक्षण कर सकती है, कैसे करे? क्योंकि उन लोगों के पास सिर्फ एक प्लास्टिक खाना है और फेंक देना है, संरक्षण करना नहीं है, तो कैसे करेगा? उसमें आप थोड़ा-सा प्रकाश डाल दें। जी मैम। वही करना चाहिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा। ऋषि मुनियों ने कभी कहीं किसी की बैठा के क्लास नहीं ली, उनको कोई एसओपी नहीं दिया गया, उनको डूज एंड डोंट्स नहीं बताए गए। उन्होंने सिर्फ ये कुछ चीजें जोड़ दी। उसमें सबसे बड़ी चीज जोड़ी आस्था, फिर जोड़ा भय, और फिर जोड़ा विश्वास, जो जो धर्म है, धर्म का पुट जोड़ा। तो आस्था, भय और धर्म, इन 3 चीजों से ही पीढ़ियां संचालित होती हैं। हम भी नई पीढ़ी को या तो आस्था उनमें उत्पन्न कर सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, जो आप पश्चिम से लेकर आ रहे हैं वो गलत है, या भय उत्पन्न कर सकते हैं। एक उदाहरण देती हूँ। भय में ऐसा है कि हम पहले से सुनते आए हैं रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। पूरे भारत में जाती हूँ, बहुत जगह पूछती हूँ, सब जगह यही मानना है कि भय है, क्यों नहीं काटना चाहिए, तो बड़े अच्छे आंसर मिलते हैं। कोई कहता है भूत आ जाएगा, कोई कहता है चुड़ैल आ जाएगी, कोई कहता है पाप लग जाएगा। यानी भय का पुट है, आप भय से नहीं काट रहे हैं, लेकिन लॉजिक नहीं पता। अब आज आप काटिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये सिद्धांत दिया गया था तब ना तो रात को लाइट थी, ना कोई नेल कटर था, ना कोई एंटीसेप्टिक था। तो हम लोहे का टुकड़ा लेके, जिसमें जंग भी लगा हो सकता है, हम उससे नाखून काटने चलते थे, और उससे उंगली कट जाए तो सेप्टिक हो जाता था। इसलिए भय जोड़ दिया कि रात को नाखून काटोगे तो कुछ भी हो जाएगा, और वो कुछ भी का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। तो हमारे ऋषि मुनि इतने ज्ञानी थे, उन्हें पता था कि आस्था, भय और धर्म, ये 3 चीजें यदि हम मानते रहे तो पूरा समाज वैज्ञानिक ही चलेगा। तो आज की नई पीढ़ी को हमें ये 3 बातों से ही निर्धारित करना होगा। हम और आप भी जीते हुए हैं, हम जो भी मानते हैं या तो हम उसमें विश्वास रखते हैं या हम भय की वजह से करते हैं। और एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हमने एक शब्द का बड़ा दुरुपयोग कर दिया, वो शब्द है अंधविश्वास। हम अंधविश्वास को अंग्रेजों के सुपरस्टिशन से जोड़ देते हैं। अंधविश्वास वो विश्वास है जो इतनी बार टेस्ट हुआ है कि अब आप उस पर अंध रूप से विश्वास कर सकते हैं। जब तक आप उसको पलट ना दें तब तक उस अंधविश्वास पर भी विश्वास कीजिए।
क्योंकि वो टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है। आप चैलेंज कीजिए, आप उसको गलत साबित कीजिए, नया अंधविश्वास क्रिएट कीजिए, पर अंधविश्वास सुपरस्टिशन नहीं है। सुपरस्टिशन एक्चुअली अंधविश्वास का कोई सिनोनिम ही नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो नई पीढ़ी को हमें बहुत लॉजिकली, साइंटिफिकली हर जगह बताते हुए, तो मैंने आपको नवरात्रि का उदाहरण दिया, पूर्णमासी का उदाहरण दिया, ऐसे तो कितने उदाहरण हैं। दिवाली में दीप जलाने से लेके श्राद्ध में पूरा पर्यावरण की रक्षा करने तक 15 दिन जो प्रकृति ने ये लॉकडाउन अभी लगाया है, हमारी संस्कृति तो हर साल 15 दिन का लॉकडाउन लगाती है। हम उस समय अपने आप को फिर निर्धारित करते हैं, नया पहनने से, कहीं और जाने से, वो नियम मानने से। तो ये लॉकडाउन प्रकृति हमारे संस्थाओं में है, व्यवहार की संस्थाओं में है। नई पीढ़ी को जब हम कहेंगे ऐसा मत करो, एक छोटी सी कहानी है कि एक छोटी बच्ची को कहा गया कि आज तुम हिप्पोपोटामस का ध्यान मत करना। वो सुबह से रात तक और कुछ कर ही नहीं पाई, क्योंकि उसको बार बार वही शब्द याद आता था। तो हम भी यही कर रहे हैं, हम उनको कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो ध्यान वहीं जाता है। क्या हम उसके विकल्प दे पा रहे हैं? क्या हमारे विकल्प इतने सशक्त हैं जो उन छोटे छद्म विकल्पों को तोड़ दें? एक बात और कहूंगी, हमारी नई पीढ़ी बड़ी समझदार है, शायद हमसे भी ज्यादा समझदार है, और उनको ये पता है कि क्या चीज ट्रांजिएंट है, क्षुण्ण है, और क्या अक्षुण्ण है। इसलिए आप देखिए ये जो नए त्योहार आते हैं, मदर्स डे है, फादर्स डे है, या वैलेंटाइंस डे है, मैं तो क्योंकि कॉलेज में जाती हूँ, 3 साल तक एक बच्चा साथ रहता है। पहले साल उससे पूछो कि मदर्स डे में क्या किया, तो बहुत अच्छे से आके बताएगा, इतना बड़ा कार्ड, ये गिफ्ट, ये केक मम्मी के लिए ले गया। दूसरे साल पूछिए कि क्या किया, तो शायद कार्ड का साइज छोटा हो गया होता है, केक की जगह कुछ और आ जाता है, या गिफ्ट गायब हो गया होता है। तीसरे साल पूछिए कि क्या किया, तो बोलते विश कर दिया। यानी, और जब आप दिवाली पूछिए या होली पूछिए या अपने त्योहार पूछिए, तो वो हर साल उसका उत्साह एक कदम और बढ़ा हुआ लगता है। पिछली बार ये नहीं कर पाया था, इस बार ये भी किया है। उनको पता है, मगर उन्हें प्रयोग करने दीजिए। अपने प्रयोगों से वो खुद एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत की भारतीयता इस समय वृद्धि कर रही है। वो हमें उन्हें उनके चांसेस देने चाहिए, लेकिन गलती करें तो जो ये नया चलन शुरू हो गया कि मैं मेरे बच्चे का फ्रेंड हूं, वो भी गलत। हम मानते हैं, पर क्या बच्चा मानता है हमें फ्रेंड? उसके फ्रेंड अलग हैं। इस चक्कर में हम जो माता पिता होके अपने रोल्स हैं उनको कम कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं। तो जो जिस रोल में है उस रोल में ही रह के काम करे, लेकिन नई पीढ़ी के सामने ऐसे उदाहरण लॉजिकली रखें, तार्किक रूप से रखें, उदाहरण के साथ रखें, तो वो उन पे बात जरूर करना चाहता है, वो उन पे उनको अपनाना चाहता है, पर बिना वजह नहीं अपनाना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, एंटी हीरो या सुपर हीरोज हैं, आप कहिए कि हल्क है या स्पाइडरमैन है तो उसको अच्छा लगता है, पर आप कहिए हनुमान भी तो वही है, तो हमारी आस्थाएं आ जाती हैं। फिर हमने कोई ऐसा नया सुपर हीरो क्रिएट नहीं किया जो हल्क या स्पाइडरमैन को काउंटर कर सके। तो हमें भी अपने प्रतिमान, अपने बच्चों के लिए उनकी कल्पना शक्ति को जोड़ते हुए कुछ खड़े करने पड़ेंगे। कर भी रहे हैं, हो रहा है, मगर मैं निराश नहीं हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर निराश नहीं है, और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उनमें अपने आप जागरूकता आ रही है। और जिस प्रकार से कोरोना काल ने और भी जागरूकता ले आया है, क्योंकि बच्चे चाहे वो छोटे हों या बड़े, वो खुद नहीं घर से नहीं निकल रहे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना चेतना है। और ये बड़ी बात है, क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी होती है कि उसी एनर्जी के लिए वो नीचे पार्क जाते हैं, खेलते हैं, और उसका फिर से संरक्षण करके आगे बढ़ते हैं। मैम, एक बात और जानना चाहेंगे कि विकास के काल में पर्यावरण संरक्षण को किस प्रकार संभव है? क्या जिस प्रकार से इंडस्ट्री लगती है और कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग जाती है,
और ऐसे में पर्यावरण दूषित होते चला जाता है। क्या संभव है संरक्षण के लिए कि केवल टीवी पर और चैनलों पर बहस के लिए है? जी मैम। जी नहीं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हमें आदत है सब कुछ सरकार पे छोड़ने की। गंगा भी साफ करेगी तो सरकार करेंगी, वन का संरक्षण करेंगे तो सरकार करेंगी, पहाड़ों का, प्रकृति का किसी भी तरह का संरक्षण हमने सिर्फ सरकार पे छोड़ दिया है। सरकार ने भी मंत्रालय बना दिए हैं, मंत्रालयों की छोटी सी ग्रांट्स होती हैं, उन ग्रांट से पूरा देश नहीं चलता। जब तक हम स्वयं अपने आप को इस बात का जिम्मेदार नहीं मानेंगे, जैसे पानी है तो एक, या ऑक्सीजन है मानिए, तो ऑक्सीजन एक आदमी को एक दिन के लेने के लिए पूरे वर्ष में 6-7 पेड़ लगते हैं, तो एक दिन की ऑक्सीजन एक व्यक्ति की पूरी होती है। अब यदि हम भारतवर्ष की जनसंख्या गिने और पेड़ों की जनसंख्या गिने तो शायद हमारी गिनती के भी बाहर चले जाएंगे, इतने पेड़ चाहिए। पर जब हमें काटने होते हैं तब हम क्या करते हैं? गंगा है, नदियां हैं, उनको क्यों माँ कहा गया, क्यों बचाया जाता है? क्यों हमारे सारे देवी देवता पहाड़ों के ऊपर ही जाके बैठे हैं? क्योंकि पहले से पता था कि मनुष्य इतना लालची है, ये कभी भी उन पहाड़ों में जिसमें खान है, मिनरल्स की खाने हैं, ये कभी भी अपने लागत से इनको काट डालेगा। इसलिए सबसे अच्छा है आस्था से, धर्म से जोड़ दो, ताकि वो काट ही ना सके। ये सब पहले के किए हुए प्रयोग हैं। अब युग में कुछ नए प्रयोगों की बहुत आवश्यकता है, और ये जो संरक्षण का काम है, जो नए कारखाने हैं, नई इंडस्ट्री है, हम कहते हैं स्मार्ट विलेजेस, स्मार्ट सिटीज, ये स्मार्ट सिटीज बिना प्रकृति के नहीं है, बिना पर्यावरण के नहीं है। मैं देखती हूँ चारों तरफ जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसमें सिर्फ पिलर्स में ईंट लगी हुई है, बाकी सब जगह शीशा है। अब भारत की जलवायु के लिए शीशा नहीं चाहिए, ये तो रिफ्लेक्ट करता है गर्मी, इसलिए उतने ही ज्यादा एसीज लगते हैं, और उतना ही गर्मी से एसी की गर्मी बाहर आती, तो बाहर का टेम्परेचर और बढ़ गया, एक रेसिप्रोकल हो गया। तो हमारी जो बड़े बड़े संस्थान हैं, आईआईटीज हैं, या जहाँ भी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, जहाँ एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ाई जा रही है, ये एक कनेक्ट टू द कल्चर एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सस्टेनेबल एनर्जी की बातें करने लगे हैं, सस्टेनेबल यानी अक्षुण्ण, जिसका क्षय ना हो। क्या हम वो एनर्जीज ला सकते हैं? तो हमें शिफ्टिंग करनी होगी अपनी उस एनर्जी सिस्टम से अक्षुण्ण एनर्जी के स्रोतों की तरफ, जहां हम उसको लंबे समय तक बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए काम कर सके। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि पौधे लगाने हैं, पेड़ों का संरक्षण करना है, लेकिन पर्यावरण इससे भी कहीं बड़ी बात है, इससे भी ज्यादा एक बड़ा मुद्दा है, विश्व के लिए मुद्दा है। लेकिन यहाँ मैं छोटी सी एक मैथोलॉजिकल एक उक्ति लाना चाहूंगी। हम सब ने कहानियां पढ़ी हैं कृष्ण की। कृष्ण को मथुरा में कालिया नाग मिला। हम सोचते हैं कि कृष्ण ने, जिसने कंस तक को मार दिया, उसने कालिया को क्यों नहीं मारा? कालिया को कृष्ण बहुत दूर कहीं समुद्र में छोड़ आते हैं। आज हम देखते हैं तो ये जो कालिया है यही पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन को आप मार नहीं सकते, आप उसे दूर कर सकते हैं, और उसको दूर करने के लिए कृष्ण ही बनना पड़ता है। आपको उसके सिर पे खड़े होकर नाचना पड़ता है, तब आप उसको साध सकते हैं। इतना बड़ा ये एक मुद्दा बन गया है। अगर हम इस मुद्दे को अपनी आत्मा से नहीं जोड़ेंगे तो हम आगे आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं कर। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आपने कालिया की चर्चा कर दी, ये बड़ा फिर आप कह सकते हैं, जिस प्रकार से आपने लगातार हमसे बात किया है, और उसमें भाषा, त्योहार, वेशभूषा, और उसके बाद आपने कृष्ण की जो उदाहरण लिया, और उसमें कालिया का उदाहरण बहुत कम लोग ऐसे उदाहरण लेते हैं, क्योंकि वहाँ केवल भक्ति भाव होता है और उन्हें लगता है कि उसे नाच दिए बस हो गया काम। लेकिन यहाँ सब कुछ छिपा है पर्यावरण से, और इसलिए आप खास तौर से, और यही संदेश इस समय हम देते हैं इस प्राइम टाइम में, और ऐसे संदेश देने के लिए हमने देश विदेश के साहित्यकारों को जोड़ा है, और विश्व हिंदी परिषद के सौजन से
ये हमारा कार्यक्रम चलता है, और जिसमें डॉक्टर विनय भारद्वाज अध्यक्ष हैं, जो देश विदेश के साहित्यकार, रचनाकार, लेखक, कवि को जोड़ते हैं और जोड़ रहे हैं, जिसमें डेनमार्क, श्रीलंका, यूएस, कई जगह के साहित्यकार जुड़े हैं और अपनी बात, अपनी साहित्यिक यात्रा की खास चर्चा की। और आज विशेष रूप से पर्यावरण की चर्चा हो रही है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो सब कह तो देते हैं कि ऋषि मुनियों और सब में है, लेकिन उन्हें समझाने के तौर पर, प्रायोगिक तौर पर बहुत कम लोग आगे ला पाते हैं। लेकिन डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने आपको बड़े अच्छे से समझाया है। मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते एक और प्रश्न हम ये जानना चाहेंगे कि हम विश्व को किस तरह से पर्यावरण संरक्षण पर संदेश दे सकते हैं। इसके बारे में आप दर्शकों से बात करें और हमारे युवाओं को संदेश भी दें। जी मैम। विश्व को संदेश देना एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा कर्तव्य है। विश्व को यदि संदेश देना है तो जो विश्व जानता है उससे ऊपर जाके देना होगा, जो विश्व नहीं जानता। और जो विश्व नहीं जानता वो हमारे ग्रंथ जानते हैं, और हमें अपने ग्रंथों की तरफ मुड़ना होगा, अपने ग्रंथों को पढ़ना होगा। आपका पता नहीं समय, शायद मैं छोटा सा उदाहरण महाभारत का समय पूरा है, आप बात करें। पिछले कुछ सालों में जर्मनी में एक शोध हुआ कि कोई भी शब्द जो हम बोल रहे हैं ये क्षय नहीं होता, ये रहता है, एटमॉस्फेयर में है, और इसको हम वापस से कॉन्क्रीट शेप में लाके फिर से मूर्त रूप में हम सुन सकते हैं किसने क्या कहा। और ये एक बहुत बड़ी शोध हुई कि अच्छा, जो हमने बोला है वो कुछ भी डिसॉल्व नहीं होता, उसका कहीं क्षय नहीं होता। अगर हम महाभारत में जाएं, भीष्म शरशैया पे पड़े थे और कृष्ण उनको अंत में मुक्ति देने आते हैं, तो भीष्म कृष्ण को, महाविष्णु का अवतार थे कृष्ण, भीष्म कृष्ण की स्तुति में उनके 1000 नाम बोल जाते हैं, 1000 नाम बोल कृष्ण की स्तुति करते हैं। जब वो बोल चुकते हैं तो जो लोग सामने खड़े थे, सब लोग, पांडव थे, सब लोग थे, उनको ये रियलाइजेशन होता है कि अरे ये तो हमने लिखे ही नहीं, 1000 शब्द बोल दिए कृष्ण ने, पितामह ने, और हमने लिखे नहीं। तब सहदेव उन सब को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और लेके व्यास को देते हैं, जिससे विष्णु सहस्त्र नाम बना। ये हमारे ग्रंथ, उनके बोलने के तरीके अलग हो सकते हैं क्योंकि उस समय की भाषा अलग थी, उनके कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन विज्ञान की इतनी बड़ी घोषणा वो बार बार करते हैं। हम अपने ग्रंथों की तरफ जब तक उनको डिकोड करने की दृष्टि से नहीं जाएंगे, जब तक उनको समझने की दृष्टि से नहीं जाएंगे, तब तक अर्थ नहीं समझेंगे। जब अर्थ समझ जाएंगे तो उत्सुकता होगी विश्व को संदेश देने की। और भारतीय संस्कृति का ये जो प्रवाह है, ये 10,000 11,000 वर्षों से अथक प्रवाह है। हम चारों तरफ देखते हैं कितनी सारी, ग्वाटेमाला, पेरू, स्पेन, बड़ी बड़ी सभ्यताएं, मिस्र है, कितनी नष्ट हुई है। भारतीय सभ्यता का नष्ट ना होना स्वयं में एक संदेश है, पर उस संदेश को यदि हम मुखर होके कहना चाहेंगे तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि अपने ग्रंथों में पड़े हुए इस वैज्ञानिक संदेश को हम पकड़ें, उसको आज की भाषा में डिकोड करें और विश्व को संदेश दें। तो वो जो रेफरेंसिंग कहते हैं वो वहीं के वहीं मिल जाएगी और फिर हम उससे देश विदेश में अपनी बात कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देश विदेश को कर सकते हैं। लेकिन मैम, बस एक और संदेश दीजिए हमारे युवाओं को कि कैसे पर्यावरण संरक्षण करें और अपने आप, अपने व्यक्तित्व को भी निखारें। जी मैम, डॉक्टर नीरजा गुप्ता। तो पहले तो स्वयं को, अपने आप को वो उस पर्यावरण से एकाकार करें जिसकी जरूरत है। हमारे अंदर ही न जाने कितने रोग छोटी छोटी उम्र में ही हम देखने लगते हैं। उसका कारण यही है कि हम स्वयं को पर्यावरण के हिसाब से नहीं ढाल पाते। किसी भी समय हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, किसी भी समय हम कुछ गर्म खा लेते हैं, या मैदा से कुछ ज्यादा खा लिया, या कुछ अपाच्य खा लिया। तो पहले तो हम अपने खान पान पर, अपने व्यायाम पर, अपने मनस चिंतन, पठन और लेखन पर ध्यान दें। फिर हम समाज, जिस समाज में रह रहे हैं उसके प्रति भी हमारे बहुत बड़े कर्तव्य हैं।
हम स्वयं गंदगी ना करें और जहाँ गंदगी है उसे साफ भी करें, उसको साफ करने को प्रेरणा स्वरूप भी बने, यहाँ से भी हमारे संरक्षण के काम शुरू हो जाते हैं। छोटे-छोटे पौधे लगाना, पेड़ लगाना, शायद बड़े शहरों में जगह ना हो, तो जहाँ पार्क है वहाँ जाके कोई 1-2 पेड़ हम स्वयं को गोद ले सकते हैं, उनकी देखभाल करना। किसी को आए हुए अतिथियों को हम कुछ कपड़ा भेंट करते हैं या कैश देते हैं, उसकी जगह क्या हम नर्सरी से लाके कोई पौधा दे सकते हैं। ये अलग-अलग तरह के कुछ प्रयोग हैं जो छोटे हिस्से पे चलते हैं लेकिन बड़ी तरफ ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या हम सफाई रख सकते हैं? हर तरह की सफाई इसमें आ जाती है, फिर घर से लेके गंगा तक की सफाई। यदि हम उतना भी कर सकें, कागज वेस्ट ना करें। हम कई बार लैपटॉप ऑन करके छोड़ देते हैं, ये नहीं समझते कि लैपटॉप और टीवी की स्क्रीन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो जब यूज नहीं करते तब कम से कम स्क्रीन ऑफ कर दें। तो ये छोटी-छोटी चीजें हैं जिनसे हम अपने पर्यावरण का संरक्षण स्वयं कर सकते हैं। युवा पीढ़ी के पास तो बहुत मौके हैं, वो जितना चाहे उतना करें, लेकिन लर्निंग ही ज़रूरी नहीं होती, अनलर्निंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो अनलर्निंग करके लर्निंग करें, तो विचारों में क्लैश नहीं होगा और घर्षण के बिना वो विश्वास कर पाएँगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी। आप जिस प्रकार से आप हमारे बीच आईं और लगातार पर्यावरण संरक्षण पर हमसे बात की, दर्शकों से बात की और रूबरू हुई, प्रश्नों का उत्तर भी दी। जी हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपको फिर से इस कार्यक्रम में बुलाएँगे। जी मैम। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे डॉक्टर नीरजा गुप्ता जो डायस्पोरा एंड माइग्रेशन स्टडीज सेंटर गुजरात यूनिवर्सिटी के निदेशक थे और निदेशक हैं। और खास बात है कि इन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर विस्तृत जानकारी दी है। जिस प्रकार से आज भाषा, त्योहार और सारी चीज़ों में पर्यावरण का और भारतीय परंपराओं का उन्होंने वर्णन किया, तो अद्भुत है। आप दोबारा भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल्स पर आप जाएंगे तो ये वहाँ आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज ये कार्यक्रम विश्व हिंदी परिषद के सौजन्य से चल रहा है, जो प्रतिदिन 8 बजे आता है और देश विदेश के साहित्यकार, रचनाकार, लेखक, कवि सब जुड़ते हैं इसमें और ये लगातार अपने साहित्य की यात्रा के बारे में तो बताते ही हैं, खासतौर से अपने अनुभव, देश को बेहतर बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में उनकी खास भूमिका है। जी हाँ, सब लोगों की भूमिका होगी तभी एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको एक और बात बता दें कि सुबह हम भाग्योदय कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जी हाँ 8 बजे, और फिर उसके बाद हस्तक्षेप कार्यक्रम लाते हैं, जी हाँ 11 बजे। और इसका कभी कभी हम समय पहले लेते हैं कि अगर कोई समसामयिक विषय है तो हम उसे पहले कवर करते हैं ताकि आप उस विषय को जान सकें। और उसके बाद 2 बजे राजनीति की बात, राज की बात में हम MP और MLA से मिलवाते हैं। और 4 बजे हमारा कार्यक्रम आता है प्रेरणा, और 6 बजे संपूर्ण स्वास्थ्य, 7 बजे राम कथा और 8 बजे विश्व हिंदी परिषद के सौजन्य से हमारा जो कार्यक्रम है साहित्य पे रूबरू। तो अभी दीजिए मानव को इजाजत, नमस्कार।